एक ऐसा नाम जो किसी को बताया नहीं जाता लेकिन पूरी दुनिया उसे जानती है। एक ऐसी एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है लेकिन जिसके एजेंट्स अफगानिस्तान से लेकर लंदन तक काम करते हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने अमेरिका की CIA के साथ मिलकर काम किया, तालिबान को ट्रेन किया और फिर उसी तालिबान के हमलों में हजारों लोग मारे गए। एक ऐसी स्पाई एजेंसी जो इंडिया की सरहद से बस कुछ 100 किलोमीटर दूर बैठकर रोज इंडिया के खिलाफ प्लान्स बनाती है। ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और आज हम इसकी पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं, शुरू से लेकर आज तक। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में जो हम बताएंगे वो आपने कभी किसी हिंदी चैनल पर नहीं सुना होगा। साल था 1948। इंडिया और पाकिस्तान अभी अभी अलग हुए थे। दोनों देश नए थे, कमजोर थे और दोनों के बीच पहले ही एक जंग हो चुकी थी कश्मीर को लेकर। यहीं पर पाकिस्तान को ये एहसास हुआ कि सिर्फ आर्मी से काम नहीं चलेगा, दुश्मन के घर के अंदर झांकना होगा, उसकी प्लान्स जाननी होंगी, उसके लोगों को तोड़ना होगा। और फिर इसी सोच से जन्म हुआ ISI का। ISI का फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यानी तीनों आर्म्ड फोर्सेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिलाकर एक इंटेलिजेंस एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में। इसके करीब 10,000 से ज्यादा ट्रेंड ऑफिसर्स और हजारों इन्फॉर्मेंट्स जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। लेकिन ISI सिर्फ एक स्पाई एजेंसी नहीं है, ये पाकिस्तान की असली सरकार है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा फैसला होता है, चाहे वो इलेक्शन हो, प्राइम मिनिस्टर हो या फॉरेन पॉलिसी हो, ISI का हाथ उसमें होता ही है। पाकिस्तान के कई प्राइम मिनिस्टर्स ने खुद कहा है कि ISI उनकी सुनती नहीं, बल्कि ISI जो चाहती है वही होता है। तो ये सिर्फ एक स्पाई एजेंसी नहीं है, ये एक शैडो गवर्नमेंट भी है। 1979 सोवियत संघ यानी USSR ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अमेरिका को डर था कि अगर USSR ने अफगानिस्तान ले लिया तो अगला नंबर पाकिस्तान का होगा और फिर वो पूरे साउथ एशिया तक फैल जाएगा। इसलिए अमेरिका ने एक प्लान बनाया कि USSR को अफगानिस्तान में ही रोको, उसे वहीं थका दो। लेकिन अमेरिका खुद डायरेक्टली नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने एक मिडिल मैन चुना और वो मिडिल मैन था पाकिस्तान। और पाकिस्तान का असली हथियार था ISI। अमेरिका ने ISI को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, CIA ने ISI को ट्रेन किया, वेपन्स दिए, टेक्नोलॉजी दी, जिसके बाद ISI ने इन पैसों और वेपन्स से अफगानिस्तान में एक आर्म्ड ग्रुप तैयार किया जिन्हें कहा गया मुजाहिदीन। ये मुजाहिदीन अफगानिस्तान में USSR के खिलाफ लड़े और धीरे धीरे USSR को वहां से भागना पड़ा। 1989 में सोवियत फौजें अफगानिस्तान से वापस चली गईं, अमेरिका जीत गया और ISI को क्रेडिट मिला। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। वो मुजाहिदीन जिन्हें ISI ने ट्रेन किया था, वो अब पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं था। उनके पास वेपन्स थे, ट्रेनिंग थी और आइडियोलॉजी भी, जिसके बाद उन्हीं में से एक ग्रुप बना जिसे आज पूरी दुनिया तालिबान के नाम से जानती है। और ISI ने तालिबान को भी सपोर्ट दिया, क्योंकि ISI चाहती थी कि अफगानिस्तान में उसके फ्रेंडली गवर्नमेंट रहे, ताकि इंडिया को वहां पैर न जमाने मिले। अमेरिका ने जो खेल खेला था उसके नतीजे 2001 में सामने आए। 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका को पता चला कि जिसे उसने पाला था वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। और ISI वो बीच में खड़ी रही, एक तरफ अमेरिका का साथ देने का दिखावा करती रही और दूसरी तरफ तालिबान को सेफ हेवन देती रही। ये ISI की सबसे बड़ी ताकत है, दोनों तरफ खेलने की काबिलियत। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। ISI का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे जरूरी मिशन है इंडिया को कमजोर करना। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी है, जिसे वहां के जनरल्स खुद डॉक्यूमेंट्स में लिख चुके हैं। ISI इसे 3 तरीकों से करती है। पहला तरीका, कश्मीर। कश्मीर में जो आर्म्ड मिलिटेंट्स लड़ते हैं उनमें से बहुतों को ISI ने ट्रेन किया होता है। उन्हें वेपन्स मिलती हैं पाकिस्तान से, फंडिंग आती है ISI के चैनल्स से। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस ISI के सपोर्ट से चलती है। इंडिया ने बार बार इसके सबूत इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा मुकर जाता है, क्योंकि ISI का काम ही यही है, ऐसे ऑपरेट करना कि डायरेक्टली कोई प्रूफ न मिले।
दूसरा तरीका 26/11 26 नवंबर 2008 मुंबई। 10 ट्रेन टेररिस्ट्स समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे। उन्होंने ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नारेमन हाउस पर एक के बाद एक हमले किए, जिसमें 166 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। पूरा देश सदमे में था। जांच में पता चला कि ये टेररिस्ट्स पाकिस्तान से आए थे। इनकी ट्रेनिंग हुई थी पाकिस्तान में और इनका हैंडलर था पाकिस्तान में बैठा एक शख्स जिसका नाम था ज़कीउर रहमान लखवी। लखवी लश्कर तैयबा का ऑपरेशनल कमांडर था और लश्कर को आईएसआई का डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है। इंडिया ने सबूत दिए जो दुनिया ने माना भी, लेकिन लखवी पाकिस्तान में आज भी आज़ाद घूम रहा है। उसे सालों बाद जाकर एक और केस में अरेस्ट किया गया। ये आईएसआई की शक्ति है, वो अपने एसेट्स को बचाती है, चाहे कितने भी सबूत क्यों ना हो। तीसरा तरीका, भारत के अंदर नेटवर्क। आईएसआई सिर्फ बाहर से अटैक नहीं करती, वो भारत के अंदर भी काम करती है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पिछले कई सालों में आईएसआई के हैंडलर्स को ट्रैक किया है, जो इंडिया के अंदर बैठे इन्फॉर्मेंट से कांटेक्ट करते थे। व्हाट्सएप, इनक्रिप्टेड ऐप्स, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स, आईएसआई इन सब का यूज करती है इंडिया में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, कम्युनल टेंशन बढ़ाने के लिए और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। 2016 के पठानकोट अटैक, 2019 का पुलवामा, इन सब के तार पाकिस्तान तक जाते हैं और पाकिस्तान का मतलब है आईएसआई। लेकिन क्या इंडिया ने चुपचाप बैठकर सब सहा? नहीं। इंडिया की अपनी स्पाई एजेंसी है, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ कभी पब्लिकली नहीं बोलती, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, लेकिन जब रॉ चाहती है तो दुश्मन को पता भी नहीं चलता और काम हो जाता है। आईएसआई और रॉ के बीच एक साइलेंट वॉर चलती रहती है, हमेशा पर्दे के पीछे। पाकिस्तान में रॉ के एसेट्स ने कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिसने इंडिया को बड़े अटैक्स से बचाया। बलूचिस्तान में जो मूवमेंट चल रही है, उसमें रॉ का हाथ होने का आरोप पाकिस्तान लगाता रहा है। 2019 में जब इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तो वो सिर्फ एयरफोर्स की कामयाबी नहीं थी, उसके पीछे इंटेलिजेंस थी, एक्यूरेट, वेरीफाइड इंटेलिजेंस। रॉ और आईएसआई की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन है, दोनों की स्पाई एजेंसीज एक दूसरे के खिलाफ काम करती रहेंगी। आईएसआई की ताकत क्या है? पहली बात, आईएसआई को पाकिस्तान की आर्मी का फुल सपोर्ट मिलता है। पाकिस्तान में आर्मी ही असली पावर है और आईएसआई आर्मी का हथियार है। दूसरी बात, आईएसआई के पास रिसोर्सेज हैं। सऊदी अरेबिया से फंडिंग आती है, चाइना से टेक्नोलॉजी मिलती है और अमेरिका से जब जरूरत पड़े कोऑपरेशन भी मिल जाता है। तीसरी बात, आईएसआई प्लॉजिबल डिनायबिलिटी में एक्सपर्ट है, यानी काम करो लेकिन ऐसे कि ऑफिशियली कोई प्रूफ ना रहे। लेकिन आईएसआई की कमजोरियां भी हैं। आईएसआई ने जो मॉन्स्टर्स बनाए, तालिबान, डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स, वो कभी कभी आईएसआई के खुद के खिलाफ हो जाते हैं। पाकिस्तान में टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने आईएसआई के ऑफिसर्स तक को निशाना बनाया है और अब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा। दुनिया जान रही है कि आईएसआई क्या करती है। आईएसआई आज भी ताकतवर है, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे चैलेंज होने लगी है। तो ये थी आईएसआई की पूरी कहानी। एक ऐसी एजेंसी जो सीआईए की मदद से बड़ी हुई, जिसने तालिबान को जन्म दिया, जिसने इंडिया के खिलाफ दशकों तक प्रॉक्सी वॉर लड़ी और जो आज भी एक्टिव है। अब एक सवाल आपसे, कमेंट में बताओ कि आपके हिसाब से कौन ज्यादा डेंजरस है, आईएसआई या मोसाद? नीचे कमेंट करो और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को देखनी चाहिए तो शेयर करो। सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन ऑन रखो, क्योंकि अगले वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं रॉ वर्सेस मोसाद वर्सेस सीआईए, तीनों दुनिया की सबसे खतरनाक स्पाई एजेंसीज एक वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।